जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त। डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ ये चीज़ शेयर कर लूँ कि ये जो सीरीज़ है, जो एग्ज़ाम सीरीज़ हमने इसको नाम दिया है, इसमें रिटन मटेरियल जो है वो इतना है कि अगर आप इसको अपने किसी रजिस्टर कॉपी वगैरह के ऊपर अगर आप ये क्वेश्चन जो है ये एज़ इट इज़ अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें और आप इसको देख लें, तो हमने इसका रिटन मटेरियल इतना रखा है कि एग्ज़ाम के अंदर आपके पास 35 to 40 मिनट्स होते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो इतना ही है कि अगर आप उसको ख़ुद भी लिखें तो वो आपका 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए और आपका ये क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाए। तो आज हम इसकी जो चीज़ें हैं वो इस हवाले से देखते हैं कि हम समरली एक चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आ जाए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस और इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है, आपने हेडिंग्स किस तरह देनी है, कितनी देनी है, और हेडिंग के नीचे मटेरियल कितना लिखना है, ताकि आप अपने एक टाइम के अंदर जो आपको एग्ज़ाम के अंदर उस वक्त मतलब बहुत सारी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो हम इसको कर लें। तो सबसे पहले जो 3 बड़ी प्राइमरी हेडिंग्स आती हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहली हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड हेडिंग है वो मीनिंग, ठीक है, और मीनिंग के बाद है डेफिनेशन का। तो ये जो 3 हेडिंग्स इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये वो हेडिंग्स हैं जो आपने पहले अपने जहन में रखनी है कि ये अमूमन जितने क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये चीज़ जो है ये आपको नज़र आ रही होगी कि आप ये हेडिंग से ही स्टार्ट करेंगे अपने किसी क्वेश्चन को, ठीक है। आगे जैसे जैसे हेडिंग्स आएंगी, हमने इस चीज़ को काफ़ी ब्रीफ रखा है मैंने, ताकि आप इसको बआसानी जो है कर सकें। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसकी एक ओवरव्यू दे दूं, कॉन्सेप्ट दे दूं। बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास रजिस्टर कॉपी वगैरह में, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के नोट्स प्रिपेयर खुद ही कर सकें, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहली हेडिंग, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें बुनियादी तौर पर यह है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है इसके अंदर ये रोमन्स एज के अंदर जो था ये चीज़ जब स्टार्ट हुई, तो ज्यूरिस्ट जो हैं, ज्यूरिस्ट कहते हैं जो लॉ से रिलेटेड स्टडी करते हैं और लॉ से रिलेटेड उनकी राइटिंग्स होती हैं। तो वो ज्यूरिस्ट जो हैं जो लेजिस्लेट करते हैं चीज़ों को, वो दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ओपिनियंस जो थी वो डिफरेंट ज्यूरिस्ट की जो थी वो अपनी ओपिनियंस थी। तो उस हवाले से ये था कि इसकी जो लिमिट्स हैं उसके अंदर उनकी क्लैरिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि हर ज्यूरिस्ट का अपना एक व्यू पॉइंट होता है। अब इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि फ्रेंच में ज्यूरिस्प्रूडेंस रेफर किया जाता है केस लॉ के हवाले से, ठीक है। बट टुडे ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज़ अ ब्रॉडर सेंस एट इट हैड अंडरस्टूड इन ऑस्टेनियन एज। यहाँ पे मैं एक चीज़ जो आपके साथ शेयर कर लूँ कि इसके अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक मैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये इंसर्कल कर रहा हूँ ऑस्टेनियन एज। ऑस्टेनियन एज से मुराद ये है कि यहाँ पर एक ज्यूरिस्ट थे, उनका नाम था ऑस्टिन। तो वो जिस दौरान इस अपने में उन्होंने बुक्स भी जो था इसके ऊपर बहुत लिखी लॉ के ऊपर, तो उसको हम ऑस्टेनियन एज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ जो थी ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ बेसिकली ये एक लीगल स्टडी ऑफ नेचर या स्टडी ऑफ लॉ या लीगल एनालिसिस ऑफ लॉ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप अपने जहन में रखें कि ये चीज़ उस वक़्त ऑस्ट्रेलियन एज के अंदर वहाँ पर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस से मुराद के जो स्टडी ऑफ लॉ या लीगल एनालिसिस या उसकी एक्सप्लेनेशन जो लॉ पहले से बन चुके हैं, कवानीन पहले से बन चुके हैं, उनकी जो थी एक्सप्लेनेशन जो है वो कैसे की जाएगी, उनका एनालिसिस कैसा किया जाएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें जो थी वो उन्होंने उस वक़्त इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त शेयर करता हूँ।
आपके ताकि जहन में रहे। पहली चीज़ है कि जो एनालिसिस था मोरल, ठीक है, कि अखलाकियात। दूसरा है हिस्टोरिकल, जो उनकी तारीखी और कल्चरल वैल्यूज़ यानी जो सकाफ़ती उनके मामलात थे। इन चीज़ों को देख के उन्होंने इन चीज़ों को एनालिसिस करना कि लॉ जो है वो क्या होना चाहिए, उसका क्या एनालिसिस है, उसकी लीगल स्टडी करना। तो बस आप इतना ही मटेरियल जो है अगर इसके इंट्रोडक्शन में लिख दें तो ये इनफ होगा मेरे ख्याल के अंदर। आप दूसरी बुक्स भी इसके साथ कंसल्ट कर लें, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि कम वक्त में आप जो है इस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएं। सेकंड जो है हेडिंग इस वक्त आप जब पहली हेडिंग कंप्लीट कर लें, ये मीनिंग है। मीनिंग में हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस वक्त स्क्रीन में आपके सामने दो चीज़ें हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक वगैरह में। मीनिंग में हम पहले ये देते हैं कि वर्ड जो ज्यूरिस्प्रूडेंस था, ये एक लैटिन वर्ड था, ज्यूरिस्प्रूडेंशिया, ठीक है। लैटिन मतलब लातीनी, ठीक है, और विच मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल्स इन लॉ। तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंशिया जो है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर आप देखें तो ये असल में दो वर्ड्स हैं, एक ज्यूरिस है और एक प्रूडेंस है। प्रूडेंस का मतलब है समझ बूझ होना, किसी चीज़ के बारे में मालूमात होना, और ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, जो भी उस वक्त लीगल टर्मिनोलॉजी के हवाले से इसका मतलब लॉ होता है। तो हम इसका मतलब जो लेते हैं वो लेते हैं कि ये नॉलेज ऑफ लॉ है, या हम इसको स्किल्स इन लॉ जो है ये कहते हैं। इसके साथ एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये आपके सामने मैं इस वक्त स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मीनिंग इन ब्लैक लॉ डिक्शनरी। ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो है ये एक बड़ी पॉपुलर डिक्शनरी है, जो लीगल टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो इसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ लिखी जाती हैं। इसके अंदर जो था द मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंदर है वो है बेसिकली, मैंने उसको इनसर्कल किया आपके सामने, ये है फिलॉसफी ऑफ लॉ। तो उन्होंने इसमें इस चीज़ को जो अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है वो फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ के हवाले से किया है। ये मैंने आपको इनसर्कल करके दिखाया है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हेडिंग भी आपकी मीनिंग की कंप्लीट हो गई। इसके नीचे आपने सिर्फ ये दो जो हैं चीज़ें वो मेंशन कर देनी है अपने इस क्वेश्चन के हवाले से। फिर हम आ जाते हैं मीनिंग के बाद, ये चीज़ आप देखें, ये हम आ जाते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर जो है वो हमारे पास इस वक्त आप स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ये नज़र आ रहा होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ अ स्टडी ऑफ लॉ एंड लीगल क्वेश्चन इन विच डिफरेंट लॉज आर बीइंग एनालाइज्ड एंड एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने देखनी है कि हमने आगे इसके दो सब हेडिंग्स भी दी हैं ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आप कहें तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें ताकि आपको रीड करने में आसानी हो जाएगी ज़रा। पहली बात, जो ऑस्टिन था, ठीक है, ऑस्टिन वाज अ ज्यूरिस्ट। तो ऑस्टिन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया कि ये फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है, ठीक है। एंड पॉजिटिव लॉ इज सच लॉ विच हैज़ बीन लेड डाउन बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। तो इसका ये मतलब है कि ऑस्टिन के ख्याल में ये एक पॉलिटिकल सुपीरियर, यानी जो भी हेड ऑफ द स्टेट उस वक्त जो पॉलिटिकली सियासी तौर पे जो सुपीरियर है, वो एक इस तरह के कवानीन का बनाना और उनका लागू करना ताकि वो अपनी स्टेट के जो अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं जो उन्होंने रियासत चलानी है, वो उसमें इस्तेमाल वो कवानीन जो है वो हो। लेकिन इसके ऊपर एक उसी वक्त जिस वक्त ये ऑस्टिन ज्यूरिस्ट जो थे उन्होंने ये चीज़ की, तो उसी एरा के अंदर जो था एक और ज्यूरिस्ट है जिनका नाम था सालमन। ये मैं आपकी स्क्रीन पे इस वक्त वो चीज़ क्लियरली नज़र आ रही होगी। उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म ये किया था कि द एरर इन ऑस्टिन्स डेफिनेशन इज दैट ही बिलीव दैट अ लीगल प्रिंसिपल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम is only common in a single system of law and it cannot be dealt in general jurisprudence। तो उनका ये ख्याल था, जो सालमन थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये डील नहीं किया जा सकता एज ए जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो ये वो चीज़ थी जो हमने पहले यहाँ पर देनी है, और इसके नीचे दो सब हेडिंग्स दे देनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद इसी डेफिनेशन के ही अभी जो मेन हेडिंग है उसके नीचे ये चल रहा होगा
कि डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एट प्रेजेंट। तो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस बिगैन इन 18th सेंचुरी, ठीक है, एंड इट इज़ फोकसिंग ऑन द स्टडी ऑफ लॉ, लीगल क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंट एज. Furthermore, jurisprudence analyzing other disciplines such as philosophy, psychology, economics, etc. It believes that the law are the product of value of society. इसमें जो चीज़ इस वक्त मॉडर्न एज में ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, लोगों की नफ्सियात बदलती रहती है, माशी हालात बदलते रहते हैं, माशरती ज़रूरियात बदलती रहती हैं। तो फिर उसके मुताबिक ये डेफिनेशन जो थी उन्होंने जो एट प्रेजेंट हम इस्तेमाल करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की, ठीक है। ये दो हेडिंग्स आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपने ये देखा कि हम दोबारा से थोड़ा सा इसको रीकैप कर लें कि ये आपका मेन क्वेश्चन था कि डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल वैल्यू। इसके नीचे आपने सिर्फ जस्ट ये 3 हेडिंग्स दे देनी है, जिसमें आपने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, मीनिंग और डेफिनेशन दे दी। इसके बाद जो चीज़ है आपने एक हेडिंग देनी है। हेडिंग मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी आप क्वेश्चन में अपनी हेडिंग को दे के एक्सप्लेन करेंगे, एग्जामिनर के लिए उतना आसान होता है कि वो आपकी उन चीज़ों को जो है वो पढ़ सके और एनालाइज कर सके, और फिर वो जब आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करते हैं तो इनफैक्ट वो ये होता है कि आपके अपने लिए भी आसानी पैदा हो रही होती है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक हेडिंग देनी है, जिसके नीचे 2 सब हेडिंग्स देंगे हम। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको ये पहला दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं यहाँ सेंटर में कर देता हूँ ताकि पहली चीज़ है जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरी है पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लॉ के अंदर, लेकिन कुछ ऐसी ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर सिस्टम या किसी पर्टिकुलर आप जोग्राफिकल एरिया के बारे में कहें तो 2 तरह की ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हैं वो एक जनरल और एक पर्टिकुलर। तो ठीक है, इसके नीचे जो हमने मैटर लिखा हुआ है ये मैटर इनफ है इसके नीचे मेंशन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम होता है वो भी लिमिटेड होता है, आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो पहले आपने हेडिंग दे देनी है यहाँ पे डिवीजन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और इसके नीचे आपने 2 सब हेडिंग्स देनी है और उसके नीचे इतना मटेरियल लिखना है कि एक जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस का और एक पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, यहाँ से हम आगे चलते हैं और आपकी ये अब स्क्रीन पर अगली हेडिंग नज़र आ रही है पीरियड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो पीरियड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या था कि देयर इज़ नो यूनानिमस ओपिनियन। यूनानिमस के आगे मैंने ब्रैकेट में मुतफ़िक़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब उर्दू में मुतफ़िक़ा होता है कि इसके बारे में कोई मुतफ़िक़ा लोगों की राय नहीं थी कि पीरियड्स जो हैं वो कैसे, लेकिन हम इसको फिर भी डिस्कस आगे डिफरेंट हेडिंग्स के साथ करेंगे। इनको हमने 3 हेड्स में जो है वो डिवाइड किया है, वो इस वक्त मैं आपके सामने स्क्रीन पे आपके शेयर कर लेता हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पहले एक अर्ली पीरियड है। ठीक है, ये अर्ली पीरियड में कर लेते हैं कि इन अर्ली पीरियड ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज बेस्ड ऑन द मोरल एंड रिलीजियस अफेयर विच हैज़ बीन क्रिएटेड कन्फ्यूजन। तो बहुत शुरू में जो था वो उन्होंने जो मजहबी जो मामलात थे उस हवाले से और जो अखलाकियात के हवाले से जो बहुत अर्ली पीरियड था ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ये उस वक्त ही जिससे कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह भी क्रिएट हुई। उसके बाद जो था फिर ये आगे आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ऑस्टेनियन पीरियड। यहाँ पर ये है कि ऑस्टिन ने जो था वो मोरालिटी से उसको सेपरेट करके और डिफ़ाइन ये किया कि बोथ टू आर डिफरेंट, यानी एक मोरालिटी और लॉ ये 2 अलग चीज़ें, ये ऑस्टिन ने अपने पीरियड के अंदर इन चीज़ों को जो था वो इस तरह डिफ़ाइन किया कि दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज बॉडी ऑफ रूल्स, यानी कि वो एक कवानीन है विच हैड बीन इन्फोर्स बाय द रूलर्स, जो कि हाकिम में वक्त उस वक्त जो कोई भी हाकिम वक्त है वो इनको इन्फोर्स करता है अपनी रियासत के अंदर। एट द टाइम स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये जो वर्ड मैं आपके सामने इस वक्त हाईलाइट इंसर्कल कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव लॉ जो था ये ऑस्टिन के साथ अटैच्ड फीचर बहुत इम्पॉर्टेंट यह है, या उसका मेन फोकस जो था वो इस चीज़ के ऊपर था। बहरहाल इसके बाद इसके नीचे आपने तीसरी हेडिंग जो देनी है वो देनी है मॉडर्न पीरियड की। यहाँ पे मॉडर्न पीरियड के अंदर आपने ये चीज़ मेंशन कर देना है कि देयर इज़ अ टेंडेंसी टू वाइडन द स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस।
तो अब मॉडर्न पीरियड में ये हुआ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो स्कोप है हमने उसको मज़ीद वसी किया, ठीक है। और हमने कहा कि इसको लिमिट नहीं किया जा सकता, मतलब किसी ख़ास चीज़ के ऊपर। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है इसका भी जो स्कोप है वो वसी होना चाहिए, ज़रा वाइड होना चाहिए। और उसमें आप अदर डिसिप्लिन्स को भी जो है वो करते हैं, जिसमें जैसे आपके फ़िलासफ़ी है जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे सर्कल कर रहा हूँ, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको भी फोकस करना मॉडर्न पीरियड में। अब इसके मॉडर्न पीरियड के नीचे आपने 2 सब हेडिंग्स दे देनी है, ठीक है। वो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने, एक आपने व्यू दे देना है पीबी मुखर्जी का, और दूसरी हेडिंग आपने दे देनी है मॉडर्न व्यू ऑफ लॉर्ड रेडक्लिफ, ठीक है। तो इसके नीचे हम देख लेते हैं कि जो पीबी मुखर्जी ने अपना व्यू दिया वो था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एनालाइजिंग द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडियाज़, ठीक है। तो इट डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ अ मैन विद द स्टेट एंड द सोसाइटी, कि ये यहाँ पे एक रिश्ता कायम करना किसी इंसान का एक रियासत के साथ, एक मुआशरे के साथ, और उसकी जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल आइडियाज़ हैं उनको एनालाइज करना ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। ये पीबी मुखर्जी का व्यू था। जबकि यहाँ पे नीचे जो सेकंड हेडिंग, आपने एक बहुत छोटी सी हेडिंग है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब उन्होंने ये कहा कि भी ये तारीख से भी रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स यानी माशी, एंड सोशोलॉजी अ पार्ट ऑफ एथिक्स एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो ये आपने हेडिंग जो है उसके नीचे दे देनी है, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ब्रीफ जो करके उनको तैयार किया, ताकि गिवन टाइम के अंदर आप अपना क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर कंप्लीट कर सकें। तो हमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यही चीज़ थी मेन जो आइडिया हमारे इस क्वेश्चन का था। कि मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू समरी इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहली बात ये थी कि रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉ। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से लॉ के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको रिमूव किया जाता है और ईजमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। सेकंड है सोल्यूशन ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स। अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे नई नई चीज़ें माशरे में, दुनिया में इन्वेंट होती हैं, ईजाद होती हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ में उनको डिफरेंट तरह से देखा जाता है। तो अब जो नई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये भी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख लें। इसके नीचे हमने सिर्फ 2-3 लाइनें मेंशन की हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ इंटरप्रेटिंग द लॉज, ठीक है। यानी अब जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट हजरात हैं, वकला हजरात हैं, वो जो ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ है उसको इंटरप्रेट करना कि इस लॉ का हकीकी मतलब क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में काम आती है। फिर ट्रेनिंग ऑफ माइंड, कि किस तरह जो है वो माइंड को ट्रेन किया जाता है कि वो डिफ़िकल्ट जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको वो अंडरस्टैंड कर सकें। फिर उसके बाद है कि ग्रिप ऑन लीगल लैंग्वेज एंड ग्रामर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि जो लॉ की लैंग्वेज होती है वो दूसरी आम जो दूसरे आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे डिफरेंट होती है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि पढ़ने वाले के लिए उसकी जो ग्रिप है वो लीगल लैंग्वेज पे और लीगल ग्रामर पे हो। उसके बाद फिर लीगल टर्मिनोलॉजी, क्योंकि कुछ ख़ास टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं लीगल आपके सिस्टम के अंदर, तो उनको समझना लॉयर्स के लिए, जुडिशरी के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ हमें काम आती है ज्यूरिस्प्रूडेंस के, हम लीगल टर्मिनोलॉजी को समझ सकें। फिर ये है कि ना सिर्फ अपना बल्कि अगर कोई फॉरेन लॉ है तो वो इनेबल, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये इनेबल करती है कि वो फॉरेन लॉ को स्टडी करें, क्योंकि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जनरली कॉमन होते हैं इन ऑल द सिस्टम्स, ठीक है। तो फॉरेन लॉ के लिए जो है वो काम आती है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एज बेसिकली एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है,
और इसके अंदर उसकी प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमने ब्रीफ जो है वो आपके सामने इसकी वो चीज़ें मेंशन की हैं ताकि आप इसको आसानी से अपने एग्ज़ाम के अंदर जो अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। ये सारे अब आपके सामने हमने एंड में ये एक चीज़ कॉमन ये होती है कि हम कंक्लूजन जो है वो अपने देते हैं अपने क्वेश्चन के बाद, और वो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ लॉ एज वेल एज द स्टडी ऑफ साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ। दे ज़ाहिर बात है कि आप एक फ़लसफ़ा जो है कानून का उसको पढ़ने में ये ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये आपको मदद करती है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू अप्रोच इट। द ट्रू पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ लॉ अलोन। यहाँ पर हमने जो इसका कंक्लूजन निकाला कि हम सिर्फ लॉ से रिलेटेड नहीं बल्कि जो आपके सोशल हैं, सोशल मतलब आपके जो माशरती इकनॉमिक यानी माशी, पॉलिटिकल, सियासी और फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो आपकी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा, तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करना जो है ये ज्यूरिस्प्रूडेंस उसमें अपना रोल प्ले करती है। मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस जो थी ये 18वीं सदी में शुरू हुई। इट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ लॉ, ठीक है, एंड लीगल क्वेश्चन ऑफ द प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यहाँ हमने इस चीज़ को जो है क्विकली आपके साथ इस सारे क्वेश्चन को जो था वो एनालाइज किया, और ये मटेरियल जो था ये हमने इसमें इतना ही रखा ताकि आप इसको आसानी जो है अगर आप नोट डाउन कर लें तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है एग्ज़ाम के हवाले से, ठीक है। कि अगर कोई ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था कि डिफाइन द ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ये फिर हमने तमाम को हेडिंग्स के साथ जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया ताकि जिस वक्त आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हों तो उस वक्त ये हेडिंग्स जो हैं वो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, और हमने इसको इतना ब्रीफ रखा हुआ है ताकि आप इसको क्विकली अंडरस्टैंड कर दें। तो इस ब्रीफ सी वीडियो में हमने क्विकली जो था वो अपना एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपना और इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।